उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, जिसकी जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है? ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता, वायु पुराण, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। आपको ये पता होगा कि उदयन के द्वारा ही सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर बसाया गया था। ये हर्यक वंश से संबंधित थे और इस संबंध में पाटलिपुत्र की स्थापना के संबंध में इन तीनों ही ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, हुएनसांग हर्षवर्धन, सभी सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है सभी जो है वो सही सुमेलित है, क्योंकि आपने पढ़ा है मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, जबकि हुएनसांग का आगमन जो है वो भारत में हर्षवर्धन के समय हुआ था। इस तरह से ये सभी जो है वो सही तरीके से सुमेलित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, वीरभान, चैतन्य। तो बंगाल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को शुरुआत देने वाले चैतन्य महाप्रभु थे। इनका संबंध बंगाल क्षेत्र से था, बाद में इनका संबंध उड़ीसा क्षेत्र से हुआ। ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थे और कीर्तन जो एक परंपरा है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में, उसकी शुरुआत जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा उनके दर्शन का सिद्धांत जो था वह अचित्य भेदा भेदभाव के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अन्य जो संत थे उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को प्रेरित करने का कार्य किया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। दूसरा है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक एवं दो, दोनों गलत। तो इसका जो सही उत्तर है ये है दोनों सही। अब आइए जानते हैं इसके विषय में। तो पुर्तगालियों का आगमन भारत में आप पढ़े होंगे 1498 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद जो है सबसे पहले वायसराय बनकर के 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था और उसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। और सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा जो भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी वो कोचीन में स्थापित की गई थी। बाद में 1510 ईस्वी में गोवा को जीत करके उन्होंने गोवा के क्षेत्र में विस्तार शुरू किया और 1530 में जाकर के गोवा को अपना मुख्य केंद्र राजधानी के रूप में चिन्हित किया। तो यानी ये दोनों कथन जो पुर्तगालियों से संबंधित है ये सही है। पांचवा प्रश्न है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो इसका सही उत्तर है चार्टर्ड अधिनियम 1833, क्योंकि 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल बने पहले वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का जो अवसर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिला था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और किस एक्ट के तहत बना, तो चार्टर्ड एक्ट 1833। निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? तो जब मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई तो ऐसे समय में कई क्षेत्रीय सत्ता का उदय हुआ, उसी में से एक हैदराबाद था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा अवध की सत्ता सआदत खां द्वारा, जिसे बरहान उल मुल्क, और बंगाल की सत्ता जो है वो मुर्शीद कुली खां और कर्नाटक सदातुल्ला खां के द्वारा स्थापित किया गया। सातवां प्रश्न है मंगलोर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1769, 1784, 1792, 1799। इसका सही उत्तर है 1784। वास्तव में आपने मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उसी क्रम में 1782 में जो है टीपू सुल्तान के पिता जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1784 ईस्वी में इसका अंत जो है एक संधि के तहत हुआ और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई जिसे मंगलोर की संधि नाम दिया गया और ये 1784 में हुआ था। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया।
जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया था। ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दोनों सही। आइए समझते हैं इसको। तो आपको पता होना चाहिए कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अपार संपत्ति यानी अपार अधिकार दिए गए। किसानों की जमीनों का वास्तविक अधिकार जो है वो जमींदारों को दे दिया गया। जमींदार वसूली का काम करते थे और अंग्रेजों को जो है वो वसूली किए गए अपने स्रोत थे वो पहुंचाया करते थे। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था क्योंकि समय सीमा के अंदर जमींदारों को भी पहुंचाना अनिवार्य होता था। यदि समय सीमा के अंदर वो नहीं पहुंचाते थे तो उनकी जमानदारी भी समाप्त कर दी जाती थी। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की उन्होंने अध्यक्षता की। और ये अधिवेशन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। साथ ही गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, उस समझौते को भी स्वीकारा गया था। तो ये विभिन्न उद्देश्यों से ये कराची अधिवेशन काफी चर्चित रहा। और ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा है इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ये दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर जो है वो दूसरा जो है वो गलत है, यानी सही नहीं चुनना है। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि साइमन कमीशन की जो सिफारिशें आई थी उसी पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने कोई नहीं गया था। तो इसलिए ये दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। गांधी जी कब गए थे भाग लेने? तो उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं बल्कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच चला था। और उस दौरान वो एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की तरफ से गए थे। 11वां प्रश्न है, किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? तो अरविंद घोष जी पर कौन सा केस में मुकदमा चला था? ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र। इसका सही उत्तर जो है वो है अलीपुर षड्यंत्र। क्या हुआ था अलीपुर षड्यंत्र? तो 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में अवैध शस्त्र रखने के मामले में 34 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में अरविंद घोष जी भी शामिल थे, यानी अलीपुर के षड्यंत्र मामले यानी शस्त्र संबंधी मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। 12वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एस.एन. बोस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दादा भाई नौरोजी। आप जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी को जो है वायोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से जो है 1866 में जो है इसकी स्थापना की। इसका मूल उद्देश्य जो था वो भारतवासियों की समस्या और मांगों पर जो है ब्रिटेन को अवगत कराया जाए तथा इन मांगों के प्रति जो है इंग्लैंड में भी जन समर्थन प्राप्त कर लिया जाए ताकि अंग्रेजों पर दबाव जो है वो भारत और ब्रिटेन के वासियों के माध्यम से दोनों तरफ से बनाया जा सके और भारत को कुछ राहत दिलाया जा सके। 13वां प्रश्न है, अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो अभ्युदय और हिंदुस्तान पत्रिकाएं जो है वो काफी चर्चित पत्रिकाओं में शामिल थी और इसका जो संपादन किया गया था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा लीडर, मर्यादा पत्रिकाओं के लेखन और संपादन का काम भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था। इन्हें महामना की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था और ये महामना के नाम से भी जाने जाते थे। इनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। 14वां प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन है कुषाण, शक, पल्लव, हिंद यूनानी। तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले जो सबसे पहले थे वो हिंद यूनानी थे।
हिंद यूनानियों के द्वारा ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के प्रचलित किए गए, लेकिन कुषाणों ने बाद में इसे सबसे शुद्ध सोने के रूप में जो है विकसित किया और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अभी तक जो प्राप्त हुए हैं भारत में वो कुषाणों के ही हैं। इसके अलावा बाद में गुप्त वंश के शासकों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। तो इस तरह से 3 प्रश्न बनते हैं, एक कि पहला सोना का सिक्का, दूसरा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के और तीसरा गुप्तों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में चलाए गए सोने के सिक्के। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था। तो आपको पता है कि कन्नौज पर विजय दर्ज करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसमें 3 पक्षों के बीच संघर्ष हुआ था, तो कौन उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन है गुज्जर प्रतिहार वंश, पुष्यभूति वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही उत्तर जो है वो पुष्यभूति वंश जो है इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि इसका काल जो है वो काफी पहले का था। अगर बात करें तो कन्नौज पर 3 तरफ से आक्रमण कर इसे जीतने का प्रयास किया जाता रहा और इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया जाता है। इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट 3 प्रमुख वंश थे। अंतिम रूप से प्रतिहार ही इस संघर्ष में विजयी हो सके। 16वां प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था। आसफ अली, लियाकत अली खान, मोहम्मद जिन्ना, जॉन मथाई। तो अंतरिम सरकार यानी जो स्वतंत्रता से पूर्व जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने शामिल होना स्वीकार कर लिया था, तो इस प्रकार से इस वित्त मंत्री का पद जो है वो लियाकत अली खां को मिला था। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो पाकिस्तान का गठन हो गया, तो ऐसे में लियाकत अली खां जो है पाकिस्तान चले गए और स्वतंत्र भारत में जब पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ तो के सनमुगम शेट्टी जो है वो वित्त मंत्री बने थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर अंतरिम पूछेगा तो लियाकत अली खां और स्वतंत्रता के बाद का पूछेगा तो के सनमुगम शेट्टी सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के तहत पहला अधिकार जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। इसी में आर्टिकल 14 जो है ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण का भी प्रावधान दिया गया है। तो इक्वलिटी से संबंधित जो प्रावधान है ये आर्टिकल 14 में स्पेशल रूप से वर्णित किया गया है। 18वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन है 24वें, 42वें, 44वें, 56वें। तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ जाता था उसे बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन बाद में जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और पुनः जो है इसे 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोनों याद रखेंगे, 42वें में बढ़ाया गया और 44वें में घटा दिया गया। 19वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जो कौन होता है। तो यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्यों से बनता है। और चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ये जो निर्वाचक मंडल बनता है उपराष्ट्रपति के लिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसमें मुख्य रूप से निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है और इन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं संसद के, और इसके अलावा जो है राज्य विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में विधानमंडल को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। 20वां प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति। तो ये चारों समितियां जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार एवं कुछ परामर्श से संबंधित थी। इसका सही क्रम निम्न है। सबसे पहले जो है वो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। इसके अलावा जीवी के राव समिति 1985,
ML सिंघवी समिति जो है वो 1986 और थुंगन समिति का गठन जो है वो 1988 में किया गया था। इन सभी समितियों से पहले जो है सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में गठित किया गया था। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर आगे प्रश्न दिखे तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कुल सदस्यों के 10%, कुल सदस्यों के 15%, कुल सदस्यों के 20%, कुल सदस्यों के 25%। तो राष्ट्रपति के खिलाफ जब भी महाभियोग आएगा तो उस संसद के उस सदन के 25% मिनिमम सदस्यों द्वारा जो है उस प्रस्ताव को लाया जाना चाहिए, तभी इस पर जो है स्वीकार किया जाएगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर जो है संविधान उल्लंघन या उसके दुर्व्यवहार या अक्षमता के मामले में ही महाभियोग चलाया जा सकता है। जिस संसद के सदन में यह प्रारंभ होगा उसके 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी यह प्रस्ताव आ सकता है और उससे 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति जी को नोटिस दिया जाता है ताकि इसकी सूचना उन्हें पहले ही प्राप्त हो जाए। 22वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोकसभा अध्यक्ष। तो वास्तव में संचित निधि से जो राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है ये दिया जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर। तो आपको पता है कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है। यह कुछ सुझाव देते हैं। यह सुझाव जो है वो दिया जाता है, लेकिन यह सुझाव बाध्यकारी नहीं होता है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार इसे मानने के लिए बाध्य तो नहीं होते, लेकिन अक्सर उनमें कुछ संशोधन करते हुए उसे स्वीकार कर लिया जाता है और बाद में संचित निधि से इन्हीं अनुशंसा के आधार पर अनुदान दिया जाता है। 23वां प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 2004, 1992, 2008, 2006। तो इसका सही उत्तर है 2006 में गिद्धों के संरक्षण को लेकर के एक प्रारंभ किया गया एक परियोजना। तो क्या है आइए समझते हैं। तो डाइक्लोफियंस एक दवा है जो मुख्य रूप से दुधारू पशुओं को दिया जाता है। इस दवा के कारण जो है गिद्धों की संख्या काफ़ी घटने लगी, उनकी मौत होने लगी। तो ऐसे में गिद्धों को संरक्षण देने के लिए, इनके अलग अलग प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो प्रारंभ की गई है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी, मोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो पेड़ पौधे घास पर जो है निर्भर होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो है मोर है। यहाँ अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये जो हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। इन पौधों पर जीने वाले जो भी जीव होंगे जैसे भैंस है, गाय है, बकरी, खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। और जो इन्हें खा जाते हैं जैसे कीट पतंगों को मोर खा जाते हैं या फिर जो है सांप इन चूहों को खाते हैं, तो इस प्रकार से ये द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर इन द्वितीयक उपभोक्ताओं को जो खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं, और फाइनली सभी को जो खाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सर्कल के रूप में काम करता है और इसी का एक दूसरा उदाहरण है फूड चेन सर्कल। तो मोर जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, जबकि इसमें अन्य जो विकल्प हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के हैं। 25वां प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ऑप्शन है बॉस जलडमरू, डोबर जलडमरू, बेरिंग जलडमरू, कुक जलडमरू। तो कौन से जल संधि के द्वारा जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक किया जाता है? इसका सही उत्तर जो है वो बेरिंग है। आइए इस मैप को देखिएगा तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला पार्ट एशिया है और ये वाला पार्ट जो है वो अमेरिका है। ये अमेरिका का अलास्का क्षेत्र, ये रसिया का साइबेरियन क्षेत्र, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है वो बेरिंग जल संधि है जो एशिया और जो उत्तरी अमेरिका है उसको अलग करता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिंग जलडमरू। अगला प्रश्न है 26वां, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, पेरू धारा, कनाडी धारा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पेरू जलधारा। पेरू जलधारा वास्तव में जो है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे स्पेशली पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अटलांटिक में नहीं, क्योंकि अटलांटिक ये है इस तरफ।
तो इस तरफ जो पाए जाते हैं उन जलधाराओं में गल्फ स्ट्रीम काफ़ी फेमस है, ब्राज़ीलियन धारा यहाँ पर पाई जाती है, इसके अलावा कनेरी धारा भी यहीं से संबंधित है। और अगर बात करें इस अटलांटिक महासागर की तो कनाडी, वेनेजुएला, लेब्राडोर आदि ठंडी जलधाराएं भी इसी से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पंपास, स्टेपी, प्रेयरी, डाउन्स। तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास का स्थल है उसे कहा जाता है प्रेयरी। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। तो ये अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र है तो इस विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास में पाए जाने वाले जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे एक अलग घास का प्रकार पाया जाता है और ऊपर में और नीचे में जो होते हैं वो शीतोष्ण का एक अलग प्रकार के घास पाए जाते हैं। तो इसी कारण से शीतोष्ण घास स्थल जो कि उत्तरी अमेरिका और अमेरिका में यूएसए और कनाडा में जो फैला हुआ है उसे हम लोग प्रेयरी के नाम से जानते हैं, जबकि यूरोपियन क्षेत्र के साइबेरियन क्षेत्र और रशिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र में फैला हुआ है उसे हम लोग जो है स्टेपीज कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्जेंटीना के क्षेत्र में फैला हुआ है वो 28वां प्रश्न है, सदाबहार वन किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और ध्रुवीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर आप आसानी से समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है इस इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में मूल रूप से पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्राज़ीलियन क्षेत्र के वन, अफ्रीकन क्षेत्र के वन, इसके अलावा इंडोनेशिया से लेकर के भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले वन जो है विशेष रूप से इसी हिस्से में आते हैं। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही ये वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन इन्हें कहा जाता है और रबर, बांस, एबोनी, मोहगनी, बेंत आदि इस वनों के प्रमुख जो है वृक्ष होते हैं। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? यानी आबादी की वृद्धि से आप क्या समझते हैं? स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अंतर, प्रति हजार लोगों में जन्मों की संख्या, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अब यहाँ समझिए कि यदि 100 व्यक्ति का जन्म होता है और मात्र 10 व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो यानी 90 व्यक्तियों की जो है जनसंख्या वृद्धि के रूप में दर्ज की जाएगी। तो आबादी में वृद्धि दर जो है वो इसी पर निर्भर करती है। मूल रूप से किसी क्षेत्र विशेष में यदि जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो वहाँ जनसंख्या विस्फोट होगा, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन वही जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो यानी वहाँ जनसंख्या घटने लगेगी। अगर दोनों अधिक हो तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ऑप्शन है केवल व्यास, सतलज और रावी, रावी और व्यास, सतलज और व्यास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सतलज और व्यास। हरिके बैराज जो है वो इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरिके बैराज से उसके लिए पानी मिलता है और पंजाब में व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर ही ये हरिके बैराज बना हुआ है और यहीं से ये पानी निकलता है। इससे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य जो है मूल रूप से लाभान्वित होते हैं। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। जादू गोड़ा का संबंध किससे है? तो जादू गोड़ा क्षेत्र जो है वो काफी प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? अभ्रक खनन, तांबा खनन, लोहा खनन, यूरेनियम खनन। इसका सही उत्तर है यूरेनियम। तो ये झारखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह सिंहभूम जिले में स्थित है और जादू गोड़ा जो है मूल रूप से यूरेनियम के उत्पादन के लिए काफी प्रचलित है। यह झारखंड राज्य क्षेत्र में स्थित है। 32वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन, गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड का जो वास्तविक संबंध है वो दूध उत्पादन से है। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में इस दूध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसे जन्म दिया था और 70 के दशक में जो है गुजरात क्षेत्र में इसका विकास शुरू हुआ और बाद में ये व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में भारत में क्रांति की तरह प्रचलित हो गया। 33वां प्रश्न है, कैबूल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में आप जानते होंगे कि एक लोकटक झील है, उसी लोकटक झील का ये हिस्सा है जिसे कैबूल लामजाओ के नाम से जाना जाता है और यह जो है वर्ल्ड का जो है एकमात्र जो है फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये मणिपुर में स्थित है।
34वां प्रश्न है, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन है, ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं, ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप समझ जाएंगे कि भुगतान बैंक कौन होते हैं, तो जैसे पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक आदि भुगतान बैंक की श्रेणी में आते हैं, तो अब आप आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो बात करें तो निम्नलिखित में से क्या सही है, तो ये तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। स्पेशली आप एयरटेल, ई पेमेंट बैंक वगैरह देख रहे हैं, तो भुगतान बैंक जो है वो ग्राहकों को ऋण नहीं देते, बल्कि केवल ये भुगतान करते हैं। भुगतान किस क्रम में करते हैं? क्योंकि इनके यहाँ जो है मांग जमा स्वीकार की जाती है। आप इनके पास पैसा जमा करेंगे तो ये आपको रिटर्न में पैसा देंगे। इनके यहाँ से बैंक का एटीएम कार्ड वगैरह तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है, यानी अतिरिक्त आप एडवांस खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बैंकों की सुविधा है उससे अलग होते हैं ये सुविधा देने वाले भुगतान बैंक। और ये जो सभी सुविधाएं आप देख रहे हैं, ये तीनों सुविधाएं आपको बैंकों में मिलेगी, भुगतान बैंक में ये सुविधा नहीं मिलती है। 35वां प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है ऐसे अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान रहते हैं। तो भारत में जो है वो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान है। उदाहरण में देखिए, यहाँ एक जो है किस तरह से मिक्सचर बना रहे हैं, एक तरफ पब्लिक यानी जो सरकारी क्षेत्र है और दूसरी तरफ प्राइवेट क्षेत्र, और जब दोनों को मिला देते हैं तो ये मिश्रित इकोनॉमी बन जाता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित इकोनॉमी का उदाहरण है। 36वां प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ऑप्शन है ए बी, बी ए, ओ ए बी और ए बी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ए बी है। क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। इस फिगर को थोड़ा आप जरूर याद कर लेंगे। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो एंटीबॉडी में क्या होता है, अगर ब्लड ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर ब्लड बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर ए बी है तो आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप वो है तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगे। लेकिन जब एंटीजन की बात आएगी तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, और जो ओ ग्रुप है उसमें एंटीजन बिल्कुल नहीं होता है, जबकि एंटीजन ए बी में दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है ये एंटीजन और एंटीबॉडी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। 37वां प्रश्न है, अमाशय से कौन सा एंजाइम का स्राव होता है यानी बहाव होता है? ऑप्शन है रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो अमाशय यानी पेट से जो एंजाइम स्रावित होता है वो रेनिन होता है। रेनिन का जो बहाव है वो अमाशय से होता है, जबकि अग्नाशय से साइपेज, ट्रिप्सम, एमाइलेज आदि का बहाव जो है वो अग्नाशय के थ्रू होता है। तो ये जो रेनिन आप देख रहे हैं ये मूल रूप से पेट से होता है। आते हैं, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास किया जा सकता है? ऑप्शन है अगले भाग से, पछले भाग से, बगल के भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो मानव शरीर का जीभ होता है वहां पर स्वाद लेने के लिए अलग अलग पार्ट जो है उसके काम करते हैं। तो आइए इसे थोड़ा एक फिगर के रूप में देखते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये जीभ का फिगर है। इसका अगला भाग जो होता है जीभ का, ये मीठे स्वाद को टेस्ट कर पाता है, जबकि पिछला भाग जो है वो तीखेपन को टेस्ट करता है, जबकि आगे का जो बायां हिस्सा दायां हिस्सा होता है वो सॉल्टी नमकीन भाग को, और यहाँ पे थोड़ा सा कड़वा जो है वो यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। तो जीभ के अलग अलग भाग से अलग अलग चीज़ों को टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगला भाग मीठा, पिछला भाग जो है वो तीखा, और बगल का भाग जो है वो खट्टा महसूस करता है। 39वां प्रश्न है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ और किस अंग से होता है? ऑप्शन है अमाशय, अग्न्याशय, वृक्क, यकृत। तो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है ये यकृत में यानी लीवर में उत्पन्न होता है, और इसी के कारण से जो ब्लड का थक्का है वो बन पाता है। तो ये एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग हो सकता है? इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा निकलता है और बह जाता है तो उससे क्या होता है? ऑप्शन है मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, पीलिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जा रहा है बहाव तो क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ये लो शुगर के रूप में होता है, ये देख रहे हैं आप व्हाइट व्हाइट,
और नॉर्मल लेवल पे जब होगा तो ये शुगर हो जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा होगा तो ये हाइपर जो है ग्लाइसीमिया के नाम से जो है जाना जाता है। तो हाइपर ग्लाइसीमिया होगा जब बहुत ज़्यादा बहाव होगा, नॉर्मल बहाव होगा तो ये शुगर के रूप में, और जब शुरुआती दौर में होगा तो ये ठीक ठाक रहेगा। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है? तो जो प्रोटोजोआ से नहीं होते हैं, ऑप्शन है डेंगू, पायरिया, कालाजार, पेचिस। तो इसका सही उत्तर है डेंगू। डेंगू जो है वो विषाणु के कारण होता है, जबकि पायरिया, कालाजार, पेचिस जो है वो परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होने वाले बीमारी है। 42वां प्रश्न है, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अगर हम किसी भी वस्तु पे दाब बढ़ा देते हैं, यानी एक पानी का टब हो और उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम इसे प्रेशर कुकर बना देते हैं, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दाब बढ़ा देते हैं, तो ये 100 डिग्री पर बॉयलिंग ना हो करके ये 100 से ज़्यादा 120 डिग्री पे, 150 डिग्री पे बॉयलिंग होगा, जिससे क्या होगा? पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। तो यानी द्रव का क्वथनांक बढ़ाने से क्या होगा? ये द्रव पर जो है दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। इस फिगर को समझिए, जैसे जैसे आप इस पर जो है दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। आते हैं 43वां प्रश्न, परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 3। 3 प्रकार के परमाणु बॉन्डिंग पाए जाते हैं, विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार के बंधन जो होते हैं, ये बॉन्डिंग जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ने भी थे, तो ये 3 प्रकार के बॉन्डिंग जो है स्पेशली पाए जाते हैं। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH। और इसका जो सही उत्तर है वो है HCl है। HCl का जो बॉन्डिंग होता है, यानी जो अम्ल की प्रबलता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है HCl। HCl जो है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम HNO3 और उससे कम जो है H2SO4 और सबसे कम जो होता है वो CH3COOH होता है। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय संवेग का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कोणीय संवेग अगर पूछे कभी तो इसका जो है मात्रक याद रख सकते हैं। मात्रक चैप्टर तो रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाइए 1-2 मात्रक से प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। 46वां प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ विभिन्न मीटर के नाम दिए गए हैं और दूसरा उससे मापे जाने वाले तथ्यों का दिया गया है वर्णन। जैसे बैरोमीटर से क्या होता है? तो बैरोमीटर से आप जानते हैं कि वायु की दाब को मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई माप सकते हैं और आमीटर से विद्युत धारा की मापन की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर है वो सभी आमने सामने सही सही सुमेलित किए जा सकते हैं। 47वां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? ऑप्शन है पी क्यूरी, एम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हेनरी बेकरेल है। रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने 1896 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की खोज जो है ये की गई थी। आते हैं 48वां प्रश्न की ओर, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि अगर मुक्त रूप से कोई चुंबक लटकती है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, लेकिन ये बिल्कुल सीध में नहीं होती है, हल्का सा ये एंगल बना करके होती है। और इसी एंगल के कारण ही है कि ये अपने अक्ष से जो है लगभग 18 डिग्री का, जैसे यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं ये मैग्नेट लटका हुआ है, ये साउथ नॉर्थ करके लटका हुआ है और अपोजिट दिशा में साउथ वाला जो है नॉर्थ में और नॉर्थ वाला साउथ में होता है। और इस प्रकार से जब इसका अक्ष लेते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बना लेता है? तो 18 डिग्री का जो यहाँ पे कोण जो है ये बनाता है अपने अक्ष से। तो ये याद रखिएगा, ये फिक्स होता है और कई एग्जाम में पूछा गया है। 49वां प्रश्न है, आंख के रंग का मतलब किससे होता है? तो आंखों का जो रंग प्रदर्शित होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है रेटिना, लेंस, नेत्र श्लेष्म और आइरिस। तो आंखों का कलर जो है वो आइरिस पर डिपेंड करता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंखों का रंग मतलब आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसी कारण से किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें काले, किसी की आंखें भूरी होती हैं।
50वां और अंतिम प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है प्लाज्मा। आपको सबसे पहले ये जान लें कि पदार्थ की पूर्व में 3 अवस्थाएं ही मानी जाती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन चौथी अवस्था के रूप में प्लाज्मा को माना जाता है और रिसेंट के रिसर्चों के आधार पे बोस आइंस्टाइन जो है इसकी 5वीं अवस्था के रूप में भी माना जा रहा है। तो इस प्रकार से पदार्थ की वर्तमान में 5 अवस्थाएं हो गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। और इस तरह से आज का 50 प्रश्नों का उत्तर श्रृंखला हमारा समाप्त होता है।